सफेद शेरों के शहर हमारे रीवा में 20, 21 और 22 फरवरी को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित होने जा रहा है चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल। नमस्कार, मैं रामरतन मिश्रा। जैसे कि मेरा प्रयास रहता है कि विंध्य के उन लोगों को आप तक पहुंचाऊं जो कि विंध्य में कला के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी क्षेत्र में आज हम लोग के बीच में विभू सूरी सर, जो कि यूनिक एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक हैं और इसके अलावा चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल और इंटरनेशनल फेस्ट के संयोजक भी हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप यूनिक एडवर्टाइजिंग चलाते हैं और इसके अलावा आपका इसमें रुझान कैसे हुआ कला के क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में रुझान अभी नहीं हुआ है, ये मेरा बचपन से ही था। स्कूल डेज से लेके और कॉलेज के बाद मैं संगीत से और नाटक से जुड़ा रहा। आकाशवाणी रीवा में भी मैं करीब 8 साल आकस्मिक उद्घोषक के पद पे मैंने काम किया। थिएटर का एक हम लोगों का ग्रुप था प्रयोग के नाम से, इसके हेड प्रोफेसर सतीश मेहता जी भोपाल में थे। अभी उनकी हाल में ही डेथ हुई है। और यहाँ पे माननीय अनवार मोहम्मद सिद्दीकी जी उसके हेड थे। तो उनके निर्देशन में हम लोगों ने काफ़ी नुक्कड़, उस समय हॉल के नाटक कम किया करते थे। हॉल में भी किए हैं नाटक, लेकिन उतने फ्रीक्वेंटली नहीं हुए थे। लेकिन फिर भी साल में एक हॉल में नाटक करते थे हम लोग बड़े उस पर, और बाकी नुक्कड़ हम लोगों के साल भर चलते थे। तो नुक्कड़ नाटक का जोर उस समय ज़्यादा था और उस समय यहाँ पे प्रयास, प्रयोग और इप्टा, ये 2-3 ग्रुप्स बहुत ज़्यादा मतलब रेगुलर रंगकर्म करते थे और बहुत अच्छा एक माहौल बन गया था। आपको ये मैं बताऊं कि जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटी थी वहाँ पर 92 में, तो पूरे देश में हालात बिगड़े हुए थे। लेकिन उसी दिन रात में हम लोगों ने नगर निगम के टाउन हॉल में शो किया था और शो किया, और शो को तत्कालीन जो एसडीएम थे, माननीय शायद MK सिंह साहब थे उस समय, वो खुद देखने आए थे। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और लकीली मतलब एक वो था कि वो सामाजिक सौहार्द पे एक शो था। तो बहुत अच्छा माहौल था, लगातार काम कर रहे थे। बीच में चूँकि ये बहुत पुरानी बात है, 90-92 की, कई लोग तो थे ही नहीं उस टाइम। हाँ, उस समय जब हम लोगों ने काम किया तो इतना ज़्यादा संचार साधन और इतने कहना चाहिए स्कोप इस लाइन में उतना नहीं दिखता था आज जितना है। आज जितनी OTT प्लेटफॉर्म्स और ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो ज़्यादातर लोग अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में बिखर गए कह सकते हैं। तो नेचुरली घर वालों का प्रेशर सबके पास रहता था। और लेकिन मेरे साथ ये था कि मैंने 1988 में अपनी पढ़ाई पूरी करी और सन 1988 से ही मैंने, चूँकि मेरा पहले से डिसाइडेड था कि मैं खुद का ही व्यवसाय करूँगा, तो मैं व्यवसाय में आ गया था। तो इकलौता मैं ही शायद ऐसा था जो कुछ कमा धमा रहा था और साथ में थिएटर और ये अपने शौक पूरे कर रहा था। तो आपने यूनिक उसी टाइम डाल लिया था? जी हाँ, हमने उसी समय डाल लिया। उस समय आप किस पे करते थे एडवर्टाइजिंग? मैंने 88 में यूनिक एडवर्टाइजिंग तो नहीं खोला था। उस समय मेरा ऑटोमोबाइल्स का काम था। ऑटोमोबाइल्स का काम करते करते सन 1992 की ही बात है। हम लोग आपस में से चाय पे बैठे हुए थे सब मित्र लोग, तो हम लोगों ने सोचा कि विज्ञापन का काम जो है वो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हमने फिर उस समय विज्ञापन का काम हम लोगों ने शुरू किया। तो उस समय ये होर्डिंग्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे, तो उस समय रिक्शों पे विज्ञापन चला करते थे बोल के। तो चूँकि हम लोग थिएटर से जुड़े थे तो थोड़ा बहुत वॉइस मॉड्यूलेशन और डायलॉग डिलीवरी की आदत थी, यूँ कहें हम लोगों को। तो हम लोग ने वहाँ से शुरुआत करी। तो जूते की दुकान, कपड़े की दुकान, इनके विज्ञापन लिया करते थे। और याद है हम लोगों को कि हम लोग उस समय 300 रुपये या
200 रुपये में हम लोग एक विज्ञापन बनाया करते थे। जी। तो उसकी स्क्रिप्ट आपने भी अपने स्किल का यूज़ कर लिया था अपने प्रोफेशन में। जी। तो उस समय रिकॉर्डिंग की भी इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। हाँ, हाँ। तो रात में जब शांत हो जाता था तब वो डेक वेक लेके बैठते थे 11 बजे 12 बजे की, मतलब रिक्शे की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ जब कम हो जाए, और फिर नाटकीय रूपांतरण करके कि भाई तुमने कहाँ से जूता लिया, तो फिर बताया कि इससे लिया, ऐसा कर करके मतलब वो तब वो शुरुआत थी। फिर उसके बाद धीरे 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 इसी व्यवसाय को हम लोगों ने कंटिन्यू किया और धीरे धीरे वो बंद कर दिया ऑटोमोबाइल। ऑटो करके फिर आप लोग हाँ, उसमें आ गए। इसमें आ गए थे हम लोग। और साथ में मेरा ये आकाशवाणी का और थिएटर, संगीत में मैं मतलब आकाशवाणी रीवा से सुगम संगीत में बी ग्रेड कलाकार था। अरे वाह। तो मतलब ये सब साथ में चल रहा था। परिवार में मेरी मदर। कितने साल आपने काम किया उसमें लगातार? करीब 8 साल किया है। अरे वाह जी। तो सर आपको कभी ये बीच में नहीं आया कि आप मुंबई जाके काम करें? आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी। नहीं नहीं, ऐसा कभी मेरे को, सही बताएं तो मुझे को ऐसा कुछ कभी लगा नहीं, क्योंकि मेरा एक ध्येय था कि मुझे व्यवसाय करना है अपना, ये मुझे शौक के तौर पे रखना है। अच्छा, चाहे संगीत क्या इसको रखा और व्यवसाय को जी जी, क्योंकि मेरा ये मतलब प्री डिसाइडेड था। मतलब जब मैं शायद 11th में था तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है और मुझे सिर्फ व्यवसाय करना है। बाकी मेरा चूँकि रुझान था तो मैं इस शौक़ को अभी तक लेके अपने साथ में चल रहा हूँ। खुद नहीं कर पाता हूँ तो जो इस तरह का काम करते हैं उनके साथ किसी न किसी मतलब ढंग से सहभागिता अपनी कोशिश करता हूँ कि रहे। सर एक आप बहुत बड़ा उदाहरण है उन लोगों के लिए कि जो थिएटर में सोचते हैं कि थिएटर के अलावा जो करता है बर्बाद हो जाता है। सर ने थिएटर के अलावा कितने लोगों को खुद रोजगार दिया है और बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं। सर आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे कुछ आज के थिएटर वालों को कि जो हमेशा फाइनेंस का रोना रोते रहते हैं कि वो कैसे अपने को इम्प्रूव कर पाए? नहीं, फाइनेंस तो देखिए सही मायने में रोना है, इसमें कोई मतलब गलत नहीं रोते हैं कोई भी। फाइनेंस तो आज, उस समय लोगों की आवश्यकताएं भी कम थी। आज लोगों की डिज़ायर्स, आवश्यकताएं और कुछ लोगों के प्रतिस्पर्धा के चलते, खुद को दिखाने के चलते लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद यदि हम कोई भी काम, मसलन हम थिएटर करना चाहते हैं, तो फिर हमको ये सब नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास क्या भाव हैं क्या नहीं है। हमको जुटना चाहिए उसके पीछे, या फिर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम इन अभावों के चलते थिएटर नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा मतलब अंतर है। हाँ, बैलेंस करना, मतलब हमको एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है। जनरली आज का यूथ क्या करता है, इसको भी पकड़ लेता है उसको भी पकड़ लेता है और उसकी कोई दिशा नहीं रहती है। मतलब आप 100 लोगों से आज पूछेंगे तो 100 में से मुश्किल से 5 लोग अपनी आइडियोलॉजी क्लियर करके चलते हैं। बाकी 95 लोग बिखरे रहते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि उनको लाइफ में क्या करना है। उनको लगता है हमारी सहेली ने, हमारे भाई ने या हमारे दोस्त ने फलाना कॉलेज ज्वाइन किया है तो उसने वो भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया। थिएटर करना है, क्यों कर रहे हो कुछ नहीं पता। फिल्म लाइन में जाने लायक हमारी कैपेसिटी है कि नहीं है वो भी नहीं पता। पर्सनैलिटी तो चलिए आजकल हर तरह के रोल आते हैं, बट जैसे मैंने बताया आपको कि डायलॉग डिलीवरी फिर हमको सीखना पड़ेगा। शब्दों का उच्चारण, अपने बघेलखंड में ये शाह को सा को शाह, ये सब चीज़ें हर 10 में से 9 लोग गलत बोल पाते हैं। तो ये लेके आप फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। तो या तो हम उसको बदलें, सीखें, और या अपना मानस ऐसा बना लें, अपने को संतोष दे लें कि हम उस लाइन पे नहीं जा सकते। शौकिया तौर पे हमको जो करना है करते रहें। तो हम भटकते तब हैं जब हम खुद भटकते हैं। जब हमारी लाइन क्लियर रहती तो हम कभी नहीं भटकते। तो जो करना है वो पूरे मन से और जोश से करें और उसमें अपना 100% दें। निश्चित तौर पे सफल होंगे। बहुत सारे लोग हुए भी, बहुत सारे लोग जाते हैं। जैसे हम लोगों के साथ आलोक शुक्ला जो आज बॉम्बे में, अभी तो दिल्ली में रह रहे हैं, वो हमारे साथ थिएटर करते थे, प्रयोग में ही थे। तो वो जब पढ़ते थे साथ में, हम लोग थिएटर करते थे, तो हम लोग उसको चिढ़ाया करते थे। वो कहता था हमको बॉलीवुड में जाना है, हमको फिल्म लाइन, तो हम लोग उसको चिढ़ाते थे। लेकिन उसका एक डेडिकेशन था कि हमको जाना है, मतलब जाना है। घर वालों के विरोध से गया, खुद वहाँ पे खूब कष्ट झेले उसने। मुझे मालूम है कि उसने कहाँ कहाँ नौकरी करी, कैसे किया, लेकिन आज वो अपनी एक लाइन पे है। कम या ज़्यादा अलग बात है, पर वो जो कर रहा है वो अपने संतोष के लिए, और उसको उस चीज़ पे मज़ा आ रहा है। ये लाइफ में हमको
मेन चीज़ यही है। लास्ट में अल्टीमेट यही है कि हम कितने अपने लाइफ से सेटिस्फाई हैं, हम सेटिस्फाई कितने हैं और वो सेटिस्फाइड है। वो कम ज़्यादा अलग बात है, वो हर आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी यदि उसने एक ठाना था कि हमको जाना है तो वो गया। घर वाले उसके तैयार नहीं थे फिर भी गया। अमूमन थोड़ा सा मनमुटाव घर में हुआ, सब कुछ हुआ कुछ सालों तक। फिर वो कहीं नौकरी किया, फिर कुछ काम किया, फिर उसने अच्छे एक्टर्स के साथ काम भी किया। इसके अलावा हमारे साथी एक दीपक पचौरी है। जी जी। दीपक पचौरी भी हम लोगों के साथ प्रयोग ग्रुप में था, तो ये भी गया बॉम्बे। तो ठीक है, वो एक्टिंग में उतना सफल नहीं हुआ, लेकिन वो दीगर काम कर रहे हैं, अपनी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, लिखते हैं। तो आपको एक लाइन मिल जाती है तो आप करने लगते हो, और फिर आपके मन का वहाँ सुकून है तो वहाँ सही। जैसे हमको इस बिज़नेस में सुकून है, जी जी। हमने अपना सोचा कि हमको यही करना है। आपने जो सोचा आपको वो मिला। हमने वही किया। हमने आज तक, मैं मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट नहीं हुआ, मैंने डिप्लोमा किया था। तो डिप्लोमा के बाद नौकरियां थीं, अच्छी मिल जाती थी, पर मेरा डिसाइडेड था, तो मैंने आज तक कहीं अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था मुझे नौकरी नहीं करनी है। उसके कारण बहुत सारे थे, तो नहीं किया, करना था नौकरी, लेकिन शौक़ नहीं छोड़ना था। तो शौक़ आज भी करता हूँ, जब समय मिलता है तो म्यूज़िक भी करता हूँ, जब समय मिलता है तो। क्या क्या बजा लेते हैं सर? नहीं, मैं तो गाता हूँ थोड़ा बहुत, जो गाता हूँ, सिंगर। बाकी बजा नहीं पाता ज़्यादा। और जानकारी बहुत, मतलब जो है ऊपर वाले की कृपा से, और मेरी माँ बाप हैं, तो मदर मेरी क्लासिकल ट्रेंड सिंगर रही हैं, तो उनके आशीर्वाद से जो मुझे को मिला, मतलब ये तो वो उतना मुझे, और मैं चाहता हूँ कि उतना मुझे उसी के कारण है कि सर आप आजकल नए उत्साही जो बच्चे हैं, मतलब यहाँ के रंगकर्मी, आप उनका सहयोग भी कर रहे हैं। और इसी में सर ने एक संयोजक का, मुख्य संयोजक का किरदार निभाया चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल में। सर थोड़ा उसके बारे में बताइए कि चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल में वो कैसे आपके पास? फिल्म फेस्टिवल में पिछले साल अंकित से मेरा परिचय नहीं था। शुभम जो है साथ में, शुभम से मेरा थोड़ा बहुत परिचय था। तो शुभम और अंकित आए थे, तो बताया उन्होंने अपना कि उनको ऐसा ऐसा भैया करना है। हमने कहा ठीक है, जो मेरे से सहयोग हो सकेगा मैं करूँगा। तो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली कि ठीक है, जो मेरे से कब बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। फिर पिछले साल मेरा बेटा भी यहाँ पे था, तो बेटा मेरा एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है, तो उसको मैंने उनके साथ लगाया कि भाई तुम्हारी फील्ड का काम है, तुम देखो और बच्चों के साथ रहो, जो तुम्हें मदद कर लगे उनको करो। फिर धीरे धीरे बेटे को भी चूँकि इंटरेस्ट था इस लाइन का ही है, तो वो उनके साथ जुड़ा रहा। इस साल बेटा मेरा यहाँ पे नहीं था, वो बाहर पढ़ने गया है। कहाँ पे गए वो? वो स्कॉटलैंड में है अभी, सिनेमेटोग्राफी में पीजी कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ, तो उसको इस साल फिर से अंकित लोग आए, बोले भैया और अच्छे से करना है। मैंने कहा बिल्कुल। देखिए क्या है कि हम यदि कोई चीज़ खुद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, तो जो बंद पड़े वो सपोर्ट करना चाहिए। इसमें कोई, और ये हमने देखा सर कि आप लोगों के सहयोग से अंकित लोगों का जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही भव्य हुआ, शानदार हुआ। लोग उसको सराह रहे हैं कि बहुत शानदार कार्यक्रम अब रीवा क्षेत्र में भी होने लगे। देखिए सहयोग हमसे जो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने कराया, वो हमने किया। इस लायक ईश्वर ने बनाया कि हम कर सकते हैं कुछ, तो ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। लेकिन हमारी वजह से नहीं, ये लड़कों ने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक किए, और उनकी पूरी टीम लगी रही, डेडिकेशन। कोई भी प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ बीच बीच में, कोई भी प्रोग्राम करना आसान नहीं होता है। जी, वो भले 2 घंटे का हो, है ना। आपके घर में यदि 10 मेहमान आ जाते हैं, तो उनको ही आप मतलब व्यवस्थित करने में आपको पसीने छूट जाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट बहुत, तो 200 लोगों का खाना डेली 3 टाइम, फिर उसके बाद बाहर की टीम, और फिर ऐसे निर्देशक और प्रोड्यूसर जो अपने आप में उनका नाम है, उनको हैंडल करना, उनको रखना, फिर दर्शक भी लाना, ये आसान काम नहीं है। जी सर। तो यदि हम इस अच्छे काम में, इस कहना चाहिए कि सांस्कृतिक यज्ञ में यदि एक आहुति छोटी सी हमारी गई है, जैसा कि आपने कहा, लेकिन वो मैं अपने आप को उसके लिए मतलब धन्य समझता हूँ। आपका क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर मुझे भी नहीं आइडिया था कि कोई फिल्म फेस्टिवल होता है। लेकिन हम जब रोड से जाते हैं, बस से जाते रहते हैं, अमूमन
रीवा हमारा बीच का शहर पड़ता है विंध्य क्षेत्र में, तो सबका आना जाना लगा रहता है। तो आपके ये होर्डिंग देख के हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल भी हो रहा है फर्स्ट टाइम पिछली बार, और जानकारी प्राप्त हुई थी। तो आपका योगदान इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों तक तो आप ही ने पहुँचाया ना, नहीं तो हम लोग कहाँ पता था जी। और इसके अलावा सर आपकी इसमें स्थानीय लोकल फिल्में भी आई थी जो स्थानीय कलाकारों ने मिलकर बनाई थी और काफ़ी अच्छी फिल्म बनी थी। तो सर आप ये क्या ये फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से ये क्या देखते हैं कि इसके माध्यम से कितना स्कोप है इसके आगे बढ़ने का? देखिए, शुरुआत कहीं से भी छोटी ही होती है। भले स्थानीय लोग थे तो अभी एकदम से बेचारों को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तो नहीं मिल सकते, छोटे स्तर पे आते हैं, लेकिन क्रिटिक्स जो रहती हैं वो तो बड़े लोगों की रहती हैं, मतलब बड़े निर्देशक उनको देखते हैं, उसमें कमियां बताते हैं। तो सीखने के लिए इससे बढ़िया साधन मुझे नहीं लगता कुछ है, क्योंकि यदि हम अपनी फिल्म एक बहुत बड़े पर्दे पे या बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म पे अचानक से ले जाते हैं, वहाँ बहुत सारी इससे बहुत अच्छी फिल्म्स या क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फिल्म्स रहेंगी, तो लोगों की नज़र में हम भीड़ में गुम हो जाते हैं कई बार। जी जी। जब हमारे पास फिल्में कम रहती हैं, मान लीजिए हमने 100 फिल्में दिखाई, 100 फिल्मों में से 15 फिल्में स्थानीय थीं और 85 फिल्में बाहर की थीं, तो हमारी कोशिश ये है कि भाई ठीक है, बाहर की जो फिल्म्स हैं उन पे तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो बोलेगा वो बोलेगा ही। 15 फिल्में यदि जो वो रीवा के लोगों ने या विंध्य के लोगों ने बनाई हैं या प्रोड्यूस करी हैं या उसमें कुछ एक्ट किया है, तो उसमें क्या कमी है वो लोग बताएं, ताकि जो विंध्य के लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो आगे बढ़ें। सर आप तो 92 से कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारा अनुभव रहा होगा, तो यहाँ पे इस दौरान कौन कौन सी फिल्म शूट होना है सर, कुछ आइडिया है अभी तक अपने फिल्म का? अभी तक देखिए 92 के पहले तो वो बिंदिया और बंदूक और ये सब आई थी। 92 के बाद जब हम लोगों ने किया है तो एक यहाँ पे फिल्म आई थी, एक तो आल्हा पे बनी थी फिल्म जी। ये सबाजी शर्मा जी अब नहीं रहे, वो उन्होंने डायरेक्ट की थी, और सुनील सक्सेना जी दूरदर्शन के बहुत बड़े कैमरामैन हुआ करते थे, अभी भी हैं वो दिल्ली में हैं, उन्होंने वो शूट करी थी। और कुलदीप सक्सेना जी सतना के हैं, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई है, उन्होंने वो प्रोड्यूस करी थी। ये फिल्म बिरला वालों ने अपनी वैन कैंपेन चलाने के लिए बनवाई थी, उसमें हम लोग ने एक्ट किया था, और वो लो बजट की थी, उनके पास बजट ज़्यादा था नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो मतलब फिल्म बनने के बाद डब्बा बंद हो गई कुल मिला के। उसमें आल्हा के जीवन का विवाह के प्रसंग लिया था उन्होंने छोटा सा, ये एक पायलट एपिसोड की तरह था कि ये यदि अच्छा बना के हम दिखाते हैं तो वो आगे उसको आल्हा जी पे पूरी, क्योंकि बुंदेलखंड में जो है वो आल्हा का काफ़ी नाम है और काफ़ी पूजते हैं लोग, तो इसलिए वो सब्जेक्ट लिया गया था। तो वो किन्हीं कारणों से वो नहीं सक्सेस हुई, पर फिल्म के रशेस जो हैं वो अभी भी हैं हम लोगों के पास। अच्छा। हाँ, वो बनी पूरी थी, सब पूरी बन गई, पर वो फिर बिरला में गई नहीं गई वो ज़्यादा पता नहीं। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे शूट हुई है, जिसको पुरस्कार भी मिला था। उसमें ज़्यादा मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसमें मैंने मतलब स्थानीय बहुत सारे कलाकार थे उसमें, लेकिन मैंने उसमें एक मतलब प्रोडक्शन कंट्रोलर की भूमिका निभाई थी। वो दीपक शायद दीपक कपूर या ऐसा कुछ उनका नाम था, वो हैंडीकैप थे, एक हाथ उनका, अब उनकी भी डेथ हो गई। और उस फिल्म की खासियत ये थी कि ये इसमें जितने मुख्य किरदार थे वो सारे किसी न किसी मतलब डिसेबिलिटी के शिकार थे। जैसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दीपक जी थे तो वो लकवे से ग्रस्त थे, एक हाथ और एक पैर उनका सही नहीं चलता था। रामचंद्रन जी थे कैमरामैन, जिन्होंने मालगुड़ी डेज शूट किया था। अच्छा। आपको याद होगा, वो उसके कैमरामैन थे, वो खुद लंगड़ा के चलते थे। और उसका मुख्य किरदार था एक बच्चा था, वो वास्तव में मेंटली डिसेबल था। अरे बस मतलब सब यूनिक था उसमें। हाँ, और उस पिक्चर की थीम ये थी कि जो हम बच्चों को जो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं उनको हम कमज़ोर समझते हैं या पागल समझते हैं, वो दरअसल पागल नहीं होते हैं,
वो उनके अंदर बहुत गहरी समझ होती है और बहुत एकाग्र होते हैं। तो ऐसा ही फिल्म था कि वो बच्चों के साथ खेलता रहता है, गांव में इधर उधर मट्टी में घूमता रहता है वो बच्चा, और सब लोग उसको ऐसे ही दुत्कारते हैं, मतलब पागल समझते हैं। फिर वो एक बार, मतलब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक बार वो गांव का हैंडपम्प ख़राब हो जाता है। तो हैंडपम्प ख़राब हो जाता है, लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं। फिर वो लड़का जो है वो जाता है, धन्ना उसका नाम था, तो वो जाता है और वो हैंडपम्प बना देता है। और वो कैसे बनाता है, वो पहले कभी उसके मिस्त्री आए होते हैं वहाँ से विभाग से, तो वो उसने बनाते हुए देखा उनको, तो उसके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई थी कि इसको कैसे बनाना है। तो वो उसको बनाता है और वो पानी चालू हो जाता है और गांव के लोग खुश हो जाते हैं। उसको पुरस्कार भी मिला था डॉक्यूमेंट्री। ये थीम किसकी है सर, ये फिल्म? ये सब वहीं से, मतलब ये दीपक जी ने की ही बनाई थी। जी। और आपने सुरेंद्र राजन जी का नाम सुना होगा, है ना, सुरेंद्र राजन जी भी आए थे। तो ये टीकर में, सुपिया टीकर में उसकी शूटिंग हुई थी पूरी। हाँ, तो ये यहाँ पे संभावनाएं हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि काफ़ी लो बजट में शूटिंग हो जाती है। डॉक्यूमेंट्रीज तो ज़्यादातर उनके पास बजट ज़्यादा होता नहीं है, और डॉक्यूमेंट्री में बहुत ज़्यादा लोकेशंस और इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कमरों में बन जाती हैं। तो बाहर की भी लोकेशंस यहाँ पे, मतलब यदि ये अपन पर्यावरण की दृष्टि से देखें और नैसर्गिक सुंदरता की दृष्टि से देखें, तो रीवा, मतलब अपना विंध्य जो है वो किसी से पीछे नहीं। बिल्कुल। यहाँ पे जंगल, हरीतिमा, ये बहुत कुछ है, पानी, झरने, नेचुरल झरने हैं। जी जी। तो यहाँ पे संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है। बस ज़रूरत यह है कि थोड़ा सा पर्यटन विभाग को, संस्कृति विभाग को, लोकल जो जन नेता हैं अपने, इन लोगों को, साथ में कलाकारों को, ये मिल के आगे आना हो तो सर वो आप लोग कर ही रहे हैं। चित्रांगन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जी। इसमें हर व्यक्ति आके अपनी अपनी वो सहभागिता दे रहा है, चाहे वो कलाकार हो, चाहे आप जैसे हों सर, और नेता भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में सब बहुत अच्छा इसका स्कोप है सर। अब सर आपने अपने बेटे को सिनेमेटोग्राफी सिखाई, मतलब उस लाइन पे भेजे हैं, तो इसका मतलब, और आपका इतना अनुभव भी है, आपने प्रोडक्शन कंट्रोल भी काम किया है, तो आपके आने वाले टाइम में कोई फिल्म निर्माण से रिलेटेड भी कुछ? नहीं, ऐसा अभी बहुत इतना आगे की हमने नहीं सोची है जी। बेटे को मेरे शुरू से फ़ोटोग्राफी का शौक़ था बचपन से जी। इसलिए मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब स्कूलिंग, उसको ये राय दी कि तुम्हारा जो शौक़ है तुम उसी लाइन में जाओ, बजाय कि भीड़ के पीछे भगने के, कि इंजीनियरिंग करना है, MBA करना है, BBA करना है। तो मैंने उसको सिम्बायोसिस पुणे से फ़ोटोग्राफी में डिग्री कराई थी, 3 साल की उससे प्रॉपर डिग्री ली है। और फिर उसके बाद उसने FTI का नाम भी बोल दीजिए। गीत नाम है उसका, गीत नाम है, शिवा हम लोग घर पे कहते हैं उसको। तो उसने सिम्बायोसिस से डिग्री लिया 3 साल फ़ोटोग्राफी में, और 1 साल उसने FTI का एग्ज़ाम दिया था उसी साल जिस साल पढ़ के निकला था। उस साल उसका हो नहीं पाया वहाँ पे। फिर उसके बाद कोरोना के कारण 2 साल से सीट वगैरह वहाँ निकली नहीं। तो इस साल मैंने उसको, मतलब स्कॉटलैंड में ये सिनेमेटोग्राफी में PG करने के लिए वो गया हुआ। सर अभी कितने बच्चे? एक ही बेटा है मेरा। एक बच्चा है? बेटा है, हाँ, एक ही। सर आपने मतलब जो वो करना चाह रहा था आपने उसको एकदम मार्गदर्शन दिया। हाँ, नहीं, क्या होता है ना, देखिए बच्चों को आप उसके शौक के साथ, हाँ, बच्चे, लेकिन क्या होता है सर, एक प्रॉपर मार्गदर्शन भी होता है, और जो शौक रहता है, जिसमें इंटरेस्ट रहता है, बच्चों को वही कराना चाहिए, उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और सर अब आखिरी सवाल, सर आपने इतना अच्छा बातें बताई, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। यहाँ के बघेली एक खंड है, जैसे एक अलग अलग है, तो इस बघेली खंड में आप कितना स्कोप देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्या क्षेत्रीय सिनेमा बन सकता है यहाँ का? देखिए, शुरुआत तो छोटे से होती है, ऐसा इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि नहीं बन सकती हैं या नहीं हो सकता है, बट इसकी लंबी लड़ाई है जी। मतलब ये 1-2 दिन या एक यूट्यूब से में कुछ कर देने से नहीं होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसका एक सामूहिक और संगठित प्रयास की ज़रूरत है, तब जाके ये सालों लगेंगे। मतलब आप मेरा ये आंकलन है कि 10 साल भी लग सकते हैं। 10 साल तक का सामर्थ्य और मतलब क्या हमने विश्वास, आत्मविश्वास अपने अंदर होना चाहिए कि हम जो रास्ता पकड़े हैं उसको धीरे धीरे तय करें मंजिल की तरफ। यदि हमको बनाना है बघेली पे कोई फिल्म, तो संगठित होके बना के
और उसके लिए धन की उपलब्धता हो या लोकेशंस की यहाँ कमी नहीं है, धन की दिक्कत आ सकती है। और अच्छे कुछ बाहर के डायरेक्टर्स वगैरह, अब तो हालांकि रीवा में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो थिएटर से जुड़े हैं, इनको साथ में लेते हुए एक प्रयास, पहले आधे घंटे की फिर 1.5 घंटे की ऐसे फिल्म बनाएं, शॉर्ट फिल्म से शुरुआत करें। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, संभावनाएं देखिए आजकल क्या है कि प्लेटफॉर्म्स इतने हैं, पहले लिमिटेड प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, आजकल तो आपके चित्रांगन फेस्टिवल इतना अच्छा अपना प्लेटफॉर्म दिया है वहाँ पे। नहीं, इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आज यूट्यूब के हज़ारों चैनल हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वो चल रही हैं जो अपन मतलब केवल आज से 15-20 साल पहले फिल्म ही सोचते थे कि सिर्फ बॉलीवुड में ही जाना है। अब आजकल तो यूट्यूब हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग अच्छा कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं और नाम भी कमा रहे हैं। जी जी, सूरी सर, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और मार्गदर्शन भी दिया, इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे और चित्रांगन जैसे फिल्म फेस्टिवल भी विंध्य में करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।